हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारी यूपी पैट की क्लास नंबर 11 है, जिसको हम 11 कह सकते हैं। और ये आपकी 1000 प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, तो वही प्रश्न की श्रृंखला को हम मूव करेंगे। और आज हमने 20 से ज्यादा प्रश्नों की श्रृंखला को यहाँ पर देखेंगे। तो आज प्रश्न आपके लिए बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, एक से एक अच्छा प्रश्न आपके लिए है। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न हमारा क्या हमको बता रहा है। तो पहला प्रश्न देखिएगा क्या है हमारा। पहला प्रश्न आपके लिए ही बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि जैसे हमारी ये सीरीज समाप्त होगी, वैसे हम आरो यारो की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। और आपको बता दें कि एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आरो यारो में नहीं है। एक क्वेश्चन आपकी विभिन्न परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं सभी में यहाँ से जीएस की तैयारी आपके लिए बेहद हो सकती है, बेहद इंपॉर्टेंट हो सकती है। जीएस के लिए मैं आपको एक बात बता सकता हूँ। जीएस कभी भी आप लोग, अगर आपको जीएस कंप्लीटली पढ़नी है तो एक ध्यान रखिएगा, जीएस के लिए आपको बेस्ट किसी एक टीचर को देखना है। यानी कि 1000 टीचरों को आप मत देखिएगा, मात्र एक टीचर को अच्छी तरह से देखिएगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और एक टीचर के पढ़ाने के तरीके से आपका सिलेक्शन भी बहुत जल्दी हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग के इसमें आते हैं कि सर जीएस पढ़ने में बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो जीएस पढ़ने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो, किसी एक टीचर को पकड़ कर बैठिएगा और उसी से कंप्लीटली जीएस को पढ़िएगा। ठीक है, तो आज का प्रश्न देखिएगा। आज का प्रश्न हमारा क्या है। तो आज का प्रश्न ये है कि गेहूं के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है, या गेहूं के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी होती है, कौन सी मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या दलदली मृदा। अगर हम बात करेंगे तो गेहूं के लिए अगर हम मिट्टी की बात करेंगे तो देखिएगा, मृदा दिवस कब बनाते। तो मृदा दिवस हम बनाते हैं 5 दिसंबर। सबसे पहले तो आप इसको याद रखिएगा, विश्व मृदा दिवस हम 5 दिसंबर को बनाते हैं। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को बनाते हैं। और अगर इसके लिए हम बात करें कि जो भारत में बहुत से प्रकार की मिट्टी है, जिसमें सबसे अधिक मात्रा में जो मिट्टी पाई जाती है उसको हम कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। आप देखिएगा, जलोढ़ मिट्टी की अगर हम बात करें तो पंजाब से लेके असम तक विस्तारित है। पंजाब क्यों लिखा, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा गेहूं जो फसल प्रतिशतता जो पाई जाती है वो कहां पर है आपके। तो गेहूं भारत में सबसे ज्यादा बोई जाने वाली फसल है। प्रतिशतता के अनुसार अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल गेहूं का कहां पर है, तो प्रतिशतता के अनुसार सबसे ज्यादा क्षेत्रफल आपके पंजाब में है। और भारत में सबसे ज्यादा बोई जाने वाली फसल क्या है, आपके गेहूं है। पंजाब से लेके असम के अंतर्गत जितनी भी नदियां पड़ती हैं वो केरल के तटवर्तीय क्षेत्रों में ये मृदा पाई जाती है। केरल के तटवर्तीय क्षेत्रों में मृदा पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी जो आपकी होती है वो ओवरऑल पूरे भारत में 43.43% होती है आपकी। तो भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली क्या है, मिट्टी है सबसे अधिक मात्रा में। अगर देखते हैं कि दूसरी मृदा कौन सी है, तो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो उसको हम कहते हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी भारत में दूसरी ऐसी मिट्टी है जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। और काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है, तो किस फसल के लिए उपयुक्त होती है, कपास। कपास यानी कि कॉटन के लिए सबसे उपजाऊ होती है कौन सी, आपकी काली मिट्टी। तो याद रखिएगा, काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होगी, आपकी कपास की फसल के लिए। प्रश्न है कि गेहूं के उत्पादन के लिए सबसे लाभदायक कौन सी मृदा होगी, तो जलोढ़ मृदा होगी। भारत में ये पाई जाती है आपके तापी, महानदी, गोदावरी व केरल के तटवर्तीय इलाकों में पाई जाती है। केरल के तटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। तो भारत में सबसे ज्यादा प्रतिशत है, अभी मैंने आपको बताया था 43.4% क्षेत्रफल क्या होती है, आपकी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो जलोढ़ जो मिट्टी होती है वो दो प्रकार की होती है, एक को कहते हैं पुरानी जलोढ़ और दूसरे को क्या कहते हैं, नई। तो जो आपकी पुरानी जलोढ़ होती है उसे कहते हैं बांगर। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, बांगर। और नई मिट्टी को क्या कहते हैं, खादर। तो देखिएगा,
प्रश्न बनता भी है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं, तो बागर के नाम से जानते हैं। और नई मिट्टी को किस नाम से जानते हैं, तो खादर के नाम से जानते हैं। भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है, तो भारत में सबसे अधिक विस्तार आपके जलोढ़ मिट्टी का है। एक गन्ने के लिए आपके, और अगर कहें गेहूं के लिए, धान के लिए, सभी के लिए बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है जिसको कहते हैं जलोढ़, जो भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। और दूसरी मिट्टी आपकी भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं काली मिट्टी। किस मिट्टी के नाम से जानते हैं उसको, काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रश्न है कि जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने कहाँ वेधशाला नहीं बनवाई थी, तो जयपुर के राजा जो थे आपके महाराजा सवाई जयसिंह ने कहां पर वेधशाला नहीं बनवाई थी। ये तो स्पष्ट हो गया कि जो राजा सवाई सिंह जयसिंह जो थे वो कहां के राजा थे, आपके जयपुर के राजा। राजस्थान की कैपिटल क्या है, जयपुर है आपके। तो इन्होंने कहां पर वेधशाला नहीं बनवाई थी। वेधशाला क्या होती है, वेधशालाओं से हमको जानकारी प्राप्त होती है, दूरी मापने के लिए होती है आपकी वेधशालाएं। तो वेधशालाएं जो बनवाई थी महाराजा सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह द्वितीय ने वेधशाला बनवाई थी। सवाई जयसिंह द्वितीय ने इन वेधशालाओं का निर्माण कराया था, तो जयपुर में इन्होंने वेधशाला बनवाई थी। उसके बाद बात करेंगे तो दिल्ली में, दिल्ली के बाद मथुरा, मथुरा के बाद वाराणसी, और वाराणसी के बाद देखिएगा उज्जैन। तो वेधशालाएं जो बनवाई गई थी उनको किस नाम से जानते हैं, तो उनको जंत्रम मंत्रम के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, इन नाम से जानते हैं। तो देखिएगा जयपुर, दिल्ली, मथुरा, वाराणसी, उज्जैन शहर में बनवाई गई थी। तो कहां पर वेधशाला नहीं बनवाई गई है, तो इससे स्पष्ट हो गया वेधशाला 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया गया था, और इलाहाबाद में ऐसी कोई भी वेधशाला नहीं बनवाई गई थी। अगर एक प्रश्न यहां से पूछा जाए कि महाराजा सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि किसके द्वारा दी गई, तो मुगल बादशाह या मुगल सम्राट औरंगजेब ने जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि से सम्मानित किया। सवाई की उपाधि से क्या करा, सम्मानित किया। औरंगजेब के अगर शासनकाल की बात करेंगे तो 1707 तक इसका शासन था। 1658 से लेकर 1707 तक क्या था, शासन था। और इन्हीं ने क्या करी थी, जो जयसिंह द्वितीय थे उन्हें सवाई की उपाधि सम्मानित किया था। और वेधशाला जो है वो हमें नक्षत्रों का ज्ञान कराती हैं, और इसीलिए वेधशालाओं को स्थापित कर दिया था आपके भारत में। तो भारत में कितनी वेधशाला बनवाई थी, तो भारत में इन्होंने 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया था। ठीक है, इतनी बात स्पष्ट है आपको। देखिएगा अगर उज्जैन की हम बात करेंगे तो उज्जैन आपकी क्षिप्रा नदी के किनारे, वाराणसी आपको सभी को पता ही है किस नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे है। जयपुर आपकी एक भूमिगत नदी है जयपुर में, राजस्थान में, जिसे हम कहते हैं लूनी नदी। ठीक है, दिल्ली की बात करेंगे तो जमुना या यमुना के किनारे है। मथुरा की बात करेंगे तो जमुना के किनारे है आपके। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पर होती है, उत्तर प्रदेश में, सॉरी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पर होती है, मथुरा में या गोरखपुर में। तो सबसे ज्यादा वर्षा जो होती है वो गोरखपुर में होती है, लेकिन सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, आपके मथुरा में होती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि उज्जैन में आपका कुंभ का मेला भी लगता है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ आपका, इलाहाबाद। तो इन 3 जगह बनवाई, इनके अलावा दिल्ली में बनवाई गई थी, जयपुर में बनवाई गई थी। देखिएगा उज्जैन से हमारी कर्क रेखा निकलती है। क्या निकलती है, कर्क रेखा निकलती है। और कर्क रेखा 23.5 डिग्री का एंगल बनाती है, वो भी किस दिशा में, आपके नॉर्थ दिशा में। तो अगर प्रश्न बनता है कि कर्क रेखा कहाँ से निकलती है, तो कर्क रेखा आपके उज्जैन से निकलती है, और 23.5 डिग्री का एंगल बनाती है आपकी कर्क रेखा। ठीक है, और भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो भारत के 8 राज्यों और भारत के 35 जिलों से होकर गुजरती है। तो भारत के 8 राज्यों और 35 जिलों से होकर गुजरती है आपकी कर्क रेखा। ठीक है, तो स्पष्ट है कि जो वेधशालाओं का जो निर्माण कराया गया था वो कहाँ पर नहीं कराया गया था, इलाहाबाद में नहीं कराया गया था। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद का नाम अब क्या रख दिया गया है, तो अब इलाहाबाद का नाम रख दिया गया है प्रयागराज। ओके, अगला प्रश्न है हमारे पास में
कि निम्नलिखित में से चालुक्य राजाओं में से किस राजा ने हर्ष को पराजित किया था। यानी चालुक्य राजाओं में से किस राजा ने हर्ष को पराजित किया था। पुलकेशन प्रथम, पुलकेशन द्वितीय, गौतमीपुत्र सतकर्णी या कीर्ति वर्मन। आपको अगर पता होगा तो देखिएगा, पुलकेशन प्रथम की अगर बात करें तो इन्हें चालुक्य वंश का संस्थापक कहते हैं। चालुक्य वंश का संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है इनको चालुक्य वंश का संस्थापक माना जाता है। और चालुक्य राजाओं में से किस राजा ने हर्ष को पराजित किया था, तो किस राजा ने हर्ष को पराजित किया था, पुलकेशन द्वितीय ने। किसने, तो पुलकेशन द्वितीय जो थे वो चालुक्य वंश के सबसे महानतम, सबसे प्रतापी राजाओं में से एक थे। और इन्होंने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे हर्ष को पराजित किया था। और इसकी जानकारी हमको ऐहोल के अभिलेख से प्राप्त होती है। ऐहोल अभिलेख से हमको जानकारी प्राप्त होती है कि हर्षवर्धन को चालुक्य वंश के प्रतापी शासक क्या पुलकेशन द्वितीय ने क्या किया था, पराजित किया था। और ऐहोल अभिलेख के रचनाकार की अगर हम बात करेंगे तो कौन है, आपके रवि कीर्ति। तो हम कह सकते हैं कि पुलकेशन द्वितीय के जो दरबारी कवि रहे होंगे वो कौन रहे होंगे, रवि कीर्ति। तो रवि कीर्ति ने ऐहोल की रचनाकार की थी। ऐहोल की अगर बात करेंगे कहां पर है, आपके कर्नाटक में। कहां पर है, आपके कर्नाटक साइड से है। तो इससे हमें जानकारी प्राप्त होती है कि हर्षवर्धन को किसने हराया था, तो हर्षवर्धन को ऐहोल यानी कि पुलकेशन द्वितीय ने हराया गया था। पुलकेशन द्वितीय के द्वारा हराया गया था हर्षवर्धन को। भारत में हर्षवर्धन ने कुंभ मेले की शुरुआत की थी। और पुलकेशन द्वितीय ने जब हर्षवर्धन को हराया था तो उनसे पूछा गया था कि हर्षवर्धन ने जो साम्राज्य हर्षवर्धन हार गए थे, तो पुलकेशन द्वितीय ने कहा अगर मेरे आप एक क्वेश्चन का आंसर दे दोगे तो मैं आपका पूरा का पूरा साम्राज्य क्या कर दूंगा, वापस कर दूंगा। तो उनके एक मित्र थे, तो उन्होंने कहा कि पूछो, ऐसा तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन है जिसका आंसर हमारे राजा ना दे पाए। तो पुलकेशन द्वितीय ने उनसे प्रश्न पूछा कि आखिर स्त्री को क्या चाहिए, स्त्री को क्या चाहिए। और अगर एक क्वेश्चन का आंसर 28 दिन के अंदर अगर हर्षवर्धन ने दे दिया तो हर्षवर्धन को अपना साम्राज्य क्या मिल जाएगा, वापस मिल जाएगा। तो आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है, मान लीजिएगा पुलकेशन द्वितीय आपको हराने वाला और आप हर्षवर्धन है, आपका साम्राज्य चला गया और आपको साम्राज्य फिर से दोबारा से लेना है, तो क्या चाहिए स्त्री को। इसको कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आखिर स्त्री को चाहिए क्या। ओके, ठीक है। तो पुलकेशन द्वितीय ने हराया था। सबसे ताकतवर शासक कौन था चालुक्य वंश का, तो पुलकेशन द्वितीय सबसे ताकतवर शासक था चालुक्य वंश का। ओके, निम्नलिखित में से कौन केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है। प्रश्न है कि स्टेट और सेंट्रल से कौन सी समिति जो है वो आपकी संबंधित नहीं है। सहकारिया समिति, राजमन्नार आयोग, पुंछी आयोग या कस्तूरी रंजन समिति। तो देखिएगा सभी की सभी समितियां किससे संबंधित है, यानी कि सहकारी समितियां आयोग जो हैं ये आपके केंद्र राज्यों के बीच संबंध स्थापित करती है। राजमन्नार भी करती है, पुंछी भी करती है, लेकिन कस्तूरी रंगन एक ऐसी समिति है जो किससे संबंधित है, आपके शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित। किससे संबंधित है, आपके शिक्षा के क्षेत्र। ठीक है, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत भी इसको लाया गया था। शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। अगर मैं आपसे पूछूं कि शिक्षा दिवस कब बनाते, तो जब भी शिक्षा दिवस पूछा जाता है तो स्टूडेंट की प्रॉब्लम यह है कि वो शिक्षा दिवस ना सुनकर शिक्षक दिवस को टिक करके आते हैं। तो 14 सितंबर को नहीं, 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद, भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद थे। कौन थे भारत के पहले शिक्षा मंत्री, तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मुस्लिम व्यक्ति थे जिनका नाम अबुल कलाम आजाद था। और इन्होंने ही भारत का पहला IIT, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी बनाया था। कहां पर बनाया था, खड़गपुर में। खड़गपुर यानी कि पश्चिम बंगाल में
भारत का आईआईटी पहला बनाने का श्रेय किसको जाता है? अबुल कलाम आजाद को जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी से हम हिंदी में बोलते हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, तो कस्तूरी रंजन जो समिति है वो आपकी शिक्षा से संबंधित है, ना कि केंद्र राज्य से संबंधित है। ऊपर की तीनों समितियां आपके केंद्र राज्य से संबंधित हैं। ओके, तो शिक्षा क्षेत्र देखिएगा 11 नवंबर को बनाते हैं शिक्षा दिवस। ठीक है, गलती नहीं करनी है, किसी भी कीमत पे हमें गलती नहीं करनी है, और जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हम सक्सेस नहीं होंगे। चार लोग अगर आपसे बोले कि भाई ऐसा है कि मेरा बिना पढ़े सिलेक्शन हो गया है, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, आपका बिना पढ़े सिलेक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, देखिएगा अगर आप नहीं पढ़ते तो कहीं ना कहीं पर लाइटें रात भर जलती हैं, तो देख लीजिएगा अगर आप सो रहे हो तो कहीं ना कहीं पर लोग पढ़ते जरूर है। एक बार एक कांस्टेबल डीएम साहब के बंगले के बाहर रात में ड्यूटी कर रहा था, तो एक व्यक्ति निकला, दो दोस्त निकले, तो उन्होंने कहा कि ये देखिएगा बंगले के बाहर ड्यूटी कर रहा है और डीएम साहब अंदर सो रहे होंगे। तो उस व्यक्ति ने जो जवाब दिया, जो उसका आंसर दिया, वो बहुत ही अच्छा आंसर दिया कि जब डीएम साहब रात भर पढ़ाई कर रहे होंगे अपनी पढ़ाई के टाइम पर, तब ए व्यक्ति सो रहे होंगे, और जब ए व्यक्ति आज बाहर ड्यूटी कर रहे हैं जग के, तब डीएम साहब सो रहे हैं। तो यूपीएससी आपको एक ग्रेट एग्जाम, बड़े एग्जाम निकालने के लिए दिन रात आपको एक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन बातों को। नौकरी तो आपको कांस्टेबल की भी बेकार नहीं है, भारत में आजकल गवर्नमेंट नौकरियां ही चाहिए सभी को, लेकिन हम पढ़ते कितना है गवर्नमेंट नौकरियों के लिए, ये तो हम डिसाइड करेंगे ना कि हम पढ़ते कितना है। तो आपसे अनुरोध है ना कि लगातार आप देखिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था किसी वन टीचर को फॉलो करिएगा, एक टीचर जीएस का, एक टीचर मैथ का, एक टीचर जिस जिस सब्जेक्ट की आप स्टडी करते हो उसके एक एक टीचर को फॉलो करिएगा, और लगातार उसी के साथ बने रहिएगा, तो किसी भी सब्जेक्ट में कभी भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। अगर आप हर दिन चेंज करते रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, जरूर आएगी, कोई आपको हटा नहीं सकता। तो एक ही टीचर पे बने रहिएगा, विश्वास रखिएगा एक टीचर पे, वो आपका सिलेक्शन एक अच्छे वे में करा देगा एक सब्जेक्ट से। ओके, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1984, 1981, 1965 या 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था। क्या आया था? तो सभी को पता है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी, और प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत बाघ दिवस भी बनाया गया था। तो बाघ दिवस कब बनाते हैं? बाघ दिवस बनाते हैं 29 जुलाई को। ठीक है, कब बनाते हैं बाघ दिवस? तो 29 जुलाई को हम बाघ दिवस बनाते हैं। तो 1973 के अंतर्गत क्या आया था? आपका प्रोजेक्ट टाइगर आया था। ऐसे भारत में कई सारे आपके परियोजनाओं को रखा गया है। तो देखिएगा परियोजनाओं की बात करें, जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, बेहद इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखिएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। अभी आपने देखा प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? 1973 यानी कि 1973। उसके बाद अगर हम देखें कि वन संरक्षण अधिनियम 1981, प्रोजेक्ट एलिफेंट या कह सकते हैं हाथी परियोजना कब आई आपकी? 1992। जल संरक्षण अधिनियम 1974। और अगर बात करेंगे हिम तेंदुआ संरक्षण अधिनियम 2009। क्या होगा? 2009 हिम तेंदुआ संरक्षण अधिनियम। अगर हम बात करेंगे, ठीक है, वायु संरक्षण अधिनियम 1981। ठीक है,
तो देखिएगा, ये वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत आएगा। तो ये कुछ संरक्षण अधिनियम है जो आपके पेपर में मैचिंग करने के लिए आ सकते हैं, मैच करने के लिए आ सकते हैं, डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है। तो याद रखिएगा, ये आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ओके। तो अगला प्रश्न है हमारा, ठीक है, कि चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई निम्नलिखित में से क्या है। तो चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई निम्नलिखित में से क्या है। वेबर है, टेस्ला है, न्यूटन मीटर है, न्यूटन सेकंड है। तो देखिएगा, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई आपकी क्या होगी, वेबर होगी। क्या होगी आपकी, तो चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई वेबर है। लेकिन अगर बोले कि चुंबकीय क्षेत्र कि एसआई यूनिट क्या है, तो क्या है आपकी टेस्ला है। न्यूटन मीटर किसकी यूनिट है, तो आपकी ऊर्जा की यूनिट है, या ऊर्जा का मात्रक हम कह सकते हैं, क्या है आपका, जूल है। तो ऊर्जा के मात्रक को या तो हम जूल कह सकते हैं या न्यूटन मीटर कह सकते हैं। ओके। और वेबर आपके चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे तो टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। ठीक है, टी से डिनोट करते हैं इसको, इसको करते हैं डब्ल्यू बी से। ओके, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके, बहुत ज्यादा है। ठीक है, कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन्स से मुकाबला करने में सहायक माना जाता है। निम्नलिखित किस हार्मोन्स को तनाव से मुकाबला करने में सहायक माना जाता है। तो तनाव से मुकाबला करने के लिए कौन सा हार्मोन सहायक होता है। सेरोटोनिन, टेस्टोस्टेरोन, कैल्सिटोनिन, मेलाटोनिन। ठीक है, तो तनाव के लिए जो हार्मोन्स जो आपके लिए मुकाबला करने के लिए सहायक होता है वो क्या होता है, सेरो। याद रखिएगा मात्र इतना पॉइंट, क्या याद रखना है आपको, सेरो आपको याद रखना है। ठीक है, ओके। और यही आपका नींद आने में, खाने को पचाने में भी क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है, ओके। एक हार्मोन है जो बहुत ही प्रचलित है, जिसे हम कहते हैं इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन, एक प्रश्न बनेगा कि इंसुलिन क्या है। तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन जिसकी अधिकता से क्या होता है, जिसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, ऐसे प्रश्न आपके बनते भी हैं। इंसुलिन क्या है, एक प्रकार का हार्मोन है जिसकी अधिकता से क्या होता है, तो अधिकता से होता है हाइपर ग्लाइसीमिया। अधिकता से होता है हाइपरग्लिसीमिया। और इसकी जो कमी होती है, उसकी कमी से होता है मधुमेह, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मधुमेह और इंग्लिश में बोलते हैं डायबिटीज। तो देखिएगा, ये भी कंफ्यूज है, ये भी एक प्रकार का कंफ्यूजन है कि मधुमेह अधिकता से होगा या कमी से होगा। अगर हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी होती है तो होगा हमें डायबिटीज, और इंसुलिन की अधिकता होती है तो होगा हाइपरग्लाइसीमिया, हमको रोग होगा। ठीक है, ग्लिसीमिया हमको क्या होगा, रोग होगा। तो इंसुलिन की जो खोज करी थी वो 1921 में दो सगे भाई बेटिंग व बेस्ट के द्वारा की गई थी। तो बेटिंग व बेस्ट के द्वारा की गई थी इंसुलिन की खोज। ओके, अगला प्रश्न है हमारे पास में। तो अगले प्रश्न है कि अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी। अंतरिक्ष यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी। सुनीता विलियम्स थी, कल्पना चावला, दर्शन रंगनाथ, या अवनी चतुर्वेदी। सभी को पता होगा, इसके लिए कोई ही ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं है, बहुत ही सरल है। क्या होगा, कल्पना चावला। कहाँ की रहने वाली थी, आपके हरियाणा की रहने वाली थी। और अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली भारतीय महिला थी कौन, कल्पना चावला। ठीक है, अमेरिका ने जापानी शहर हिरोशिमा, तो आपको पता भी चल गया है कि हिरोशिमा कहां पर है, आपके जापान में। पर परमाणु बम कब छोड़ा था, तो आपको पता है एक परमाणु बम छोड़ा गया था 6 अगस्त को, और एक परमाणु बम छोड़ा गया था 9 अगस्त को। तो देखिएगा, जापानी शहर हैं आपके, जापानी शहर। तो जापानी, अगर हम बात करेंगे जापानी शहरों की,
तो जापान के दो शहरों की बात करते हैं, ठीक है। एक तो है आपका हिरोशिमा, और दूसरा शहर है आपका नागासाकी। याद रखिएगा, देखिएगा ध्यान से। एक है आपका हिरोशिमा और दूसरा क्या है आपका नागासाकी। हिरोशिमा पे जो परमाणु बम जो छोड़ा था वो 6 अगस्त 1945, और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945। दोनों बम्बों के लिए एक ही विमान ले गया था, उस विमान को हम कहते हैं B-29। क्या नाम था उस विमान का? B-29 था। और इस पर जब छोड़ा गया था तो इसको क्या नाम दिया गया था? लिटिल बॉय, छोटा लड़का। क्या नाम दिया गया था? छोटा लड़का। आप बताइएगा कि इसको क्या नाम दिया गया था? ठीक है, इसको भी नाम क्या लिटिल बॉय दिया गया था या कोई और नाम दिया गया था? जब 6 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद छोड़ा गया था, तब क्या हुआ था? 6 अगस्त 1942 को इसको नाम दिया गया था लिटिल बॉय का। इसको क्या नाम दिया गया था, ये आप लोग बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में। तो क्या आंसर होगा हमारे पास में? तो आंसर होगा 6 अगस्त 1945 को। क्या होगा? 6 अगस्त 1945 को इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। और अगला प्रश्न देखिएगा कि बॉडी वॉश का जो युद्ध है, बॉडी वॉश की लड़ाई जो है, तो किनके किनके मध्य हुई थी? बॉडी वॉश के युद्ध में अंग्रेजी सेना ने किसे हराया था? तो बॉडी वॉश के युद्ध में अंग्रेजी सेना ने किसे हराया था? ऑप्शन है जर्मन, फ्रांसीसी, भारतीय या अमेरिकन को हराया था। तो देखिएगा, अगर मैं बात करूं, बॉडी वॉश का जो युद्ध हुआ था वो 1760 में हुआ था। कब हुआ था? 1760 में। और दो सेनाओं के मध्य हुआ था। एक तो इसमें अंग्रेजी सेना थी, अंग्रेजी सेना, और दूसरी इसमें फ्रांसीसी या फ्रेंच सेना भी बोल सकते हैं, फ्रांसीसी सेना। ठीक है, दो सेनाएं थी, जिसमें फ्रांसीसी सेना के लिए जो व्यक्ति था, उसका नेतृत्वकर्ता जो था वो कोटे दी लाली, ये फ्रांसीसियों का सेनापति था। और अंग्रेजों का जो सेनापति था उसको कहते हैं सर आयरकूट। क्या कहते हैं? सर आयरकूट। तो दो सेनापति थे, ठीक है, अलग अलग दो सेनापति रहे थे, और दोनों सेनापति ने जमकर युद्ध किया। जीता कौन? आपकी अगर बात करेंगे तो देखिएगा, अंग्रेजी सेना जीती और फ्रांसीसी सेना क्या हुई? हार गई। अंग्रेजी सेना जीती और फ्रांसीसी सेना क्या हुई? हार गई। जीता कौन? अंग्रेज। तो फ्रांस, अंग्रेजी सेना ने किसको हराया? फ्रांसीसियों को हराया। जब अंग्रेजी सेना ने फ्रांसीसियों को हरा दिया था, फिर क्या? पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया था। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि किस युद्ध में हराने के बाद अंग्रेजी सेना ने फ्रांसीसियों को हराने के बाद पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया? तो यहां पर हम लिख लेंगे, इस युद्ध के बाद, इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने, इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने फ्रांस, यानी कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराकर, या अंग्रेजों ने पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया, पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया। ठीक है, कहां पर कब्जा कर लिया? तो पांडिचेरी पर पूरी तरह से क्या कर लिया? कब्जा कर लिया था इस युद्ध को हराने के बाद। कब हुआ था? 1760। कब हुआ था ये? 1760 में हुआ था। बहुत सारे युद्ध हुए। बासे, अगर वाडीवास की बात करें तो ऐसे ही भारत में एक युद्ध हुआ था जिसे कहते हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1764 में हुआ था। ऐसे ही आप कह सकते हैं पलासी का युद्ध या लड़ाई 1757। उससे पहले पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध। तो पानीपत का पहला युद्ध 1526,
पानीपत का दूसरा युद्ध 1556, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। तो प्रश्न आपके ऐसे भी बन सकते हैं कि बाड़ीबास की लड़ाई के बाद पानीपत का कौन सा युद्ध हुआ, तो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, देखिएगा। तो प्रश्न आपके कहीं से भी बन सकते हैं, प्रश्नों की श्रृंखला को हम हटा नहीं सकते। 60 के बाद 61 आएगी, तो पानीपत का कौन सा युद्ध हुआ था, 61 वाला युद्ध हुआ था, मराठों व अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। द्वितीय युद्ध की बात करेंगे, अकबर व हेमू के मध्य हुआ था। पहले युद्ध की बात करेंगे तो बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। इब्राहिम लोदी को उसी युद्ध में मार दिया गया था। तो मध्यकालीन भारत में एकमात्र ऐसा शासक बना जो युद्ध भूमि मारा गया, जिसे हम कहते हैं इब्राहिम लोदी। और मध्यकालीन भारत में एकमात्र हिंदू शासक जो पानीपत के द्वितीय युद्ध में हिस्सा लिया था, यूसुफ आदिल शाह का सेनापति के रूप में हेमू ने। हेमू ने अपने जीवन काल में 22 लड़ाइयां लड़ी थी, लेकिन कोई सी भी लड़ाई वो नहीं हारा था। लेकिन अकबर के साथ जब उसने लड़ाई लड़ी थी पानीपत का द्वितीय युद्ध में, तब क्या हुआ था, वो हार गया था हेमू। तो वहां पर कौन जीता था, अकबर जीता था। ठीक है, तो कहीं से भी किसी भी प्रकार से कितने भी प्रकार के क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं आपके। फिर टीपू सुल्तान को शेर कहा जाता था, कहाँ का शेर कहा जाता था, तो टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता था। तो टीपू सुल्तान की अगर बात करेंगे, शासनकाल 1782 से लेके 1799 ये शासनकाल था। यानी टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई होगी, 1799 में हुई होगी। और हैदर अली का एक बड़ा बेटा था। ठीक है, कहाँ का शासक था, आपके मैसूर का शासक था। दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली की स्थापना किसने करी थी, दिल्ली की स्थापना अंगनपाल ने की थी। अंगनपाल की बात करें किस वंश से हैं, आपके तोमर वंश से। अंगनपाल आपके तोमर वंश से संबंधित। ठीक है, किस वंश से संबंधित है, आपके तोमर वंश से संबंधित है अंगनपाल। और इन्होंने ही दिल्ली की स्थापना करी थी। उसके बाद अगर प्रश्न बने कि दिल्ली का सबसे पहले उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है, तो चंद्र बरदाई। चंद्र बरदाई की पुस्तक है पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो में सबसे पहले दिल्ली शहर की चर्चा की गई थी। तो दिल्ली शहर की सबसे पहले चर्चा पृथ्वीराज रासो में की गई थी, जो किसके द्वारा लिखा गया था, चंद्र बरदाई के द्वारा लिखा गया। आगरा की बात करेंगे तो आगरा की स्थापना किसने की थी, सिकंदर लोदी ने। लोदी वंश का एक काफी शक्तिशाली शासक था, जिसने 1504 और 1505 के अंतर्गत स्थापना कर दी किसकी, आगरा की। क्यों, क्योंकि जाट लोग बहुत आक्रमण करते थे सीमाओं पर, इसीलिए उसने आगरा शहर की नींव रखी थी। ठीक है, तो यहां से दिल्ली को भी देखा, मैसूर को भी देखा, ग्वालियर को भी देखा। किसका शासन काल था, सिंधिया का शासन काल था ग्वालियर पर। ओके, तो टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता था। ठीक है, कहाँ का शेर कहा जाता था, मैसूर का शेर। अंतिम मुगल बादशाह कौन था, अंतिम मुगल बादशाह कौन था, बाबर मुगल वंश के संस्थापक थे। 1526 से लेके 1530 तक ये शासन पर बैठे। नूरजहां की बात करेंगे तो नूरजहां की बादशाहत जो थी, जहांगीर की जो बादशाहत थी, वो किसने संभाली थी, वो नूरजहां ने संभाली थी। और नूरजहां के बचपन के अगर नाम की बात करेंगे तो क्या था, मेहरुनिसा। तो देखिएगा, जहांगीर की अगर हम बात करें यहां से कि जहांगीर का शासनकाल क्या रहा होगा, तो जहांगीर की अगर हम बात करें किसका पुत्र था, आपके अकबर के पुत्र थे। तो जहांगीर का शासनकाल 1605 से लेके 1627 यहां तक शासनकाल रहा था। और अकबर का शासनकाल 1556 से लेके 1605। और उसके बाद किसका शासनकाल, जहांगीर का शासनकाल यहां से आया। तो जहांगीर के शासनकाल के बाद अगर हम बात करें तो जहांगीर ने मेहरुनिसा से जो शादी की थी, यानी कि नूरजहां से शादी जो की थी, वो 1611 ईस्वी में की थी। कितनी ईस्वी में की थी, 1611। तो 1611 से लेके 1627 जो कि जहांगीर का शासनकाल था, तो नूरजहां ने एक गुट बनाया था जिसे नूरजहां गुट कहते थे। पहला गुट जो चला था वो 1611 से 1615 तक चला।
और उसके बाद 15 से लेकर 27 तक की दूसरा गुट चला था। तो जो बादशाहत जो थी वो कहाँ थी, नूरजहां के पास थी, क्योंकि जहांगीर को सिर्फ प्याला चाहिए था, प्याले में मदरा चाहिए थी और दिन भर पीते हुए घूमते रहते थे। इसलिए जो बादशाहत जो थी वो किसने संभाली, नूरजहां ने। बहुत आता है नूरजहां के बचपन का नाम क्या है पेपर में, मेहरुनिसा। अकबर, अगर बहादुर शाह की बात करेंगे तो यही अंतिम मुगल बादशाह थे। और देखिएगा इनका जो शासन काल था 1837 से लेके 1857। आंसर क्या था, ठीक है, आंसर आपका रहा होगा बहादुर शाह। ठीक है, बहादुर शाह। यहाँ पे जो वायसराय थे, जब अंतिम वायसराय की जब कहानी आई थी यहाँ पर, तो 1837 से लेके 1856 में जब भारत में 1858 का अधिनियम लागू किया गया था, तो भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया। और भारत के पहले वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। भारत के पहले वायसराय, तो 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत के पहले वायसराय को, भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया। और लॉर्ड कैनिंग की अगर हम बात करेंगे तो 1856 से लेके 1862 तक इनका क्या था, शासनकाल था। तो इन्होंने घोषणा कर दी कि अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय के बाद में जो इनकी बादशाही, जो कि इनकी बादशाहत है, उसको क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। और सिर्फ प्रधान की तर्ज पर ही ये जाने जाएंगे, इसके अलावा इनकी बादशाहत को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। तो एक प्रश्न ये भी बनेगा कि किस वायसराय ने मुगलों की बादशाहत को समाप्त कर दिया, किसने, लॉर्ड कैनिंग ने पूरी तरह से बादशाहत को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया था मुगलों की। अब यहां से तो अंतिम मुगल बादशाह निकल कर आए बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह थे, यहीं से बादशाहत क्या होगी, आपकी समाप्त होगी। तो लॉर्ड कैनिंग की अगर बात करेंगे तो भारत के पहले वायसराय के रूप में स्थान हासिल किया लॉर्ड कैनिंग ने। 1856 से लेकर 1862 तक इनका क्या था, शासनकाल था। तो अंतिम मुगल बादशाह की कहानी आ गई। ठीक है, अंतिम मुगल बादशाह। अगर हमने अभी एक पॉइंट पढ़े थे यहां से, देखिएगा आपको दिखाते हैं यहां से पॉइंट को। ठीक है, ये देखिएगा अभी हमने यहाँ पर लिखा था पानीपत के युद्ध की बात करी थी। तो पानीपत के युद्ध की बात जो नींव रखी थी वो बाबर ने रखी थी। तो पानीपत के प्रथम युद्ध से नींव रखी गई किसकी, मुगल वंश की। लेकिन पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था तो पानीपत की पुनः नींव रखी गई थी। और मुगल वंश का संस्थापक बाबर को कहा जाता है, लेकिन मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं, अकबर को कहते हैं। मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं, अकबर को कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा गन्ना एक प्रकार का क्या है, लता है, पेड़ है, झाड़ी है, घास है, या देखिएगा झाड़ी घास क्या है, आप बताइएगा। अगर यहां पर तना होता, मान लीजिएगा यहां पर होता तना, क्या होता है, यहां पर तना होता। ठीक है, तो गन्ना क्या होता है, एक तना होता, लेकिन तना तो यहां है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, आप बताइएगा। गन्ने के लिए अगर बात करेंगे तो अभी हमने देखा था गन्ने के लिए किस मिट्टी की आवश्यकता होगी, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, किस मिट्टी की आवश्यकता होगी, जलोढ़ मिट्टी बोल दें या बोल दें दोमट मिट्टी। ठीक है, गन्ने के लिए जो तापमान होता है वो होता है 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड। वर्षा कह सकते हैं 25 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक क्या होती है, वर्षा की आवश्यकता होती है। तो गन्ना क्या है, आपकी 12मासी फसल के रूप में जानी जाती है। क्या है, एक प्रकार की घास है आपकी। ठीक है, एक प्रकार की क्या है, घास है। ठीक है, ये देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसको डिटेल में समझेंगे, एक एक पॉइंट को स्पष्ट करेंगे इस प्रश्न में। दोनों गोलार्धों पर समान दिन और रात इन दिनों में होते हैं। इन दिनों का मतलब ये ऑप्शन है, इन दिनों में होते हैं। 21 जून, 21 मार्च, 5 जुलाई, 21 सितंबर, 21 मार्च, 23 सितंबर, 5 जून,
और 21 सितंबर। अब देखिएगा, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा बिल्कुल, ठीक है, इसको इग्नोर नहीं करना, ये बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है खगोल की का, ठीक है। अब देखिएगा, मेरे पास में जो रेखाएं हैं, मेरे पास में सबसे पहले तो मकर रेखा, कर्क रेखा की सबसे पहले बात करें। कर्क रेखा है मेरे पास में, जो एंगल बनाती है 23.5 डिग्री, किस दिशा में बनाएगी तो नॉर्थ में बनाती है, सभी को पता है नॉर्थ में एंगल बनाती है। उसके बाद अगर हम बात करें मकर रेखा, मकर रेखा 23.5 डिग्री का एंगल तो बनाती है, लेकिन साउथ दिशा में बनाती है। किस दिशा बनाती है? साउथ दिशा बनाती है। उसके बाद एक रेखा है जिसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा बोले या हम इसी को बोल सकते हैं विषुवत रेखा, या जीरो अक्षांश रेखा भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एंगल बनाती है 0 डिग्री का। और यही वो रेखा है जिसपे दिन और रात क्या होते हैं? समान होते हैं। दिन और रात समान होते हैं, तो देखिएगा भारत को दो भागों में जो रेखा विभाजित करती है उसको कहते हैं कर्क रेखा। तो भारत को जो दो भागों में रेखा विभाजित करती है उसे कहते हैं कर्क रेखा। और जो विश्व के मानचित्र को दो भागों में विभाजित करती है उसे कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं उसको हम? भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा पर दिन और रात किस किस दिन बराबर होंगे, यानी कह सकते हैं भूमध्य रेखा सूर्य के लंबवत कब होगी? तो भूमध्य रेखा सूर्य के लंबवत वर्ष में 2 बार होगी, और इसी दिन क्या होंगे? दिन और रात क्या होंगे? बराबर होंगे। एक तो आपका 21 मार्च और दूसरा आपका 23 सितंबर। तो 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ध्यान रखिएगा, 23 मार्च, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, दिन और रात पूरी तरह से क्या होते हैं? बराबर होते हैं। उसके बाद समझिएगा कि जो इसका आंसर आपका क्या होगा, तो इसका आंसर तो आपका यही वाला होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? तो आंसर आपका यही वाला होगा। उसके बाद अगर हम बात करें कर्क रेखा किस तारीख को सूर्य के लंबवत होगी, तो कर्क रेखा 21 जून को, कर्क रेखा 21 जून को सूर्य के लंबवत होगी। और इस दिन सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होगी, सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होगी। अगर बात करें मकर रेखा सूर्य के लंबवत कब होगी, तो 22 दिसंबर को। मकर रेखा सूर्य के लंबवत 22 दिसंबर को होगी। और 22 दिसंबर हमारा उत्तरी गोलार्ध में बात करें, भारत किस गोलार्ध का हिस्सा है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है। और इस गोलार्ध में क्या होता है कि सर्दी होती है, उत्तरी गोलार्ध में दिसंबर के माह में सर्दी होती है, सभी को पता है सर्दी होती है। तो 22 दिसंबर का दिन जो होता है वो सबसे छोटा होता है और रात सबसे बड़ी होती है। ठीक है, हम क्रिसमस की बात करते हैं, तो क्रिसमस ग्रीष्म काल के मौसम में बनाया जाता है। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। वो ऑस्ट्रेलिया विदेशों के त्योहार है। भारत की बात करेंगे तो सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटी रात कहां पर? कर्क रेखा पर। किस तारीख को? 21 जून को। सबसे छोटा दिन, सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर को। और दिन और रात बराबर होते हैं कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। तो हमारे काम की तारीख ये नहीं थी, काम की तारीख हमारे ये नहीं थी, और 5 जुलाई भी काम की तारीख नहीं है, और 21 सितंबर भी हमारे काम की तारीख नहीं थी। आंसर क्या है हमारे पास में? बी, सॉरी सी आंसर राइट आंसर है आपका। ओके, अगला प्रश्न, कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा, कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन सा देश है चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? ठीक है, तो चावल का सबसे बड़ा तो आपको पता है क्या है आपका? चाइना है। चाइना के बाद भारत है, फिर क्या है? इंडोनेशिया। देखिएगा, चाइना, फिर इंडिया, और फिर आपका इंडोनेशिया। ठीक है, धान का कटोरा किसे कहते हैं? भारत में सबसे ज्यादा चावल कहां पर होता है? तो भारत में अगर बात करेंगे चावल की, तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में भारत में सबसे ज्यादा चावल होता है। लेकिन धान का कटोरा किसे कहा जाता है? कटोरा, धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को।
छत्तीसगढ़ को कहा जाता है धान का कटोरा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा चावल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, तो आपका चीन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, कमला नेहरू, मैडम भीकाजी कामा, सरोजनी नायडू या विजया लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र संघ की संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष बोले या बोल सकते हैं पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी, विजया लक्ष्मी पंडित थी। कब बनी थी, तो 1953 में बनी थी। किस सत्र में चुनी गई थी, तो 8वें सत्र में चुनी गई थी। क्योंकि राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 को हुई थी और 1953 में चुनी गई थी। इसके मुख्यालय की बात करेंगे तो क्या होगा, मुख्यालय न्यूयॉर्क। ठीक है, आप बताइएगा न्यूयॉर्क जो है वो किस नदी के किनारे है, तो न्यूयॉर्क में अगर हम बात करेंगे किस नदी के किनारे है, तो हडसन नदी के किनारे है आपका क्या, न्यूयॉर्क। ठीक है, तो प्रश्न हमारा ये है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है, तो भारत की पहली महिला राज्यपाल आप सभी लोगों को पता है कौन है, सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल है। ओके, तो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है, आपकी सरोजनी नायडू। ठीक है, प्रश्न है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में ZAPAD 2021 नामक एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। ठीक है, तो 2021 नहीं, आप कर लीजिएगा 2023, क्या करना है 2023। ठीक है, क्या होगा आप बताइएगा। क्या होगा यहाँ पर, तो आंसर होगा हमारा रूस। तो जितने भी देश हैं इन सभी की कैपिटल आपको याद होनी चाहिए। रूस की बात करेंगे तो सबसे विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है, रूस का। रूस के बाद किसका आता है, तो कनाडा का आता है। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा। भारत का कौन सा नंबर है क्षेत्रफल में, तो भारत का नंबर है आपके 7वें प्लेस पे। तो भारत 7वें प्लेस पर आता है। तो रूस सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है, जबकि रूस का 1991 में विभाजन हो गया था 15 देशों में, फिर भी रूस का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। और रूस में सबसे ज्यादा मानक समय है, 11 मानक समय है आपके। विश्व में सबसे अधिक मानक समय वाला देश कौन सा है, ठीक है, कौन सा है, रूस को। मैंने आपको एक क्वेश्चन इस बारे में पढ़ाया था, आप अगर लगातार बने होंगे तो आपको एक अच्छे से पता होगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान तैयार करने की का उत्तरदायी निम्नलिखित में से किसका है। सिंपल सी बात है कि भारत में नेशनल इनकम का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था, या किसका दायित्व है नेशनल इनकम लगाने के लिए। IRDA, नीति आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या वित्त आयोग। ठीक है, आप देखिएगा अगर हम बात करें वित्त आयोग, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 280, अनुच्छेद नंबर 280 के तहत क्या है, आपका वित्त आयोग है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन को बोलते हैं CSO, सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन। नीति आयोग आपकी अगर बात करेंगे तो आंसर पहले बात कर लेते हैं, आंसर है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय आपके नई दिल्ली में है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की बात करेंगे यानी कि नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम की बात करेंगे तो भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी, दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना की थी, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिससे कहते हैं पॉवर्टी अनबेटिस रूल इन इंडिया। पॉवर्टी अनबेटिस रूल इन इंडिया, इस पुस्तक को लिखा था
और इस पुस्तक में एक सिद्धांत दिया था जिसे कहते हैं धन निष्कासन का सिद्धांत। धन निष्कासन का सिद्धांत दिए थे। ठीक है, तो धन निष्कासन का सिद्धांत किस पुस्तक में दिया था? तो धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक ने दिया था, और इन्हीं ने सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की थी। तो राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी की अगर बात करेंगे, लेकिन जब भारत स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्र भारत में सबसे पहले या सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया? राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया? तो पीसी महालोनोबिस। इन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना को आधार भी दिया था, और दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालोनोबिस मॉडल पर आधारित थी, और इन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना को आधार भी दिया था प्रशांत चंद्र महालोनोबिस। तो पूछा जाएगा कि स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले राष्ट्रीय आय किसने दिया? तो स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले राष्ट्रीय आय पीसी महालोनोबिस ने दिया था। लेकिन सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। इन्हें ग्रांड ओल्ड मैन कहते हैं, ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं। धन निष्कासन का सिद्धांत क्या था? कि भारत का रुपया कहाँ जा रहा है? ब्रिटिश में जा रहा है। ये धन निष्कासन का सिद्धांत था। इसका विरोध कर दिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खान ने क्या करा था? धन निष्कासन के सिद्धांत का विरोध किया था। तो इसका आंसर क्या होगा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? आपके न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में क्या है इसका मुख्यालय? ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी करेगा? ठीक है, 2022 की मेजबानी करेगा। फिलहाल एक प्रश्न अगर 2022 का है तो इसका आंसर गुजरात। क्या होगा इसका आंसर? गुजरात में। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ठीक है, तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड इस्पात के उत्पादन में भारत का दूसरा नंबर है। कौन से नंबर का है भारत? तो भारत इस्पात में दूसरे स्थान पर, दूसरा प्लेस रखता है इस्पात में। और अगर बात करेंगे लिमिटेड कंपनी की, तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की स्थापना 18 फरवरी 1982 को की गई थी, और इसका मुख्यालय याद रखिएगा विशाखापट्टनम। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम यानी कि आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में क्या है? इसका मुख्यालय है। ये आपको बेहद इंपॉर्टेंट चीज मिली है कि इसका मुख्यालय कहां पर है? विशाखापट्टनम में। किसे नियुक्त किया गया? तो अतुल भट्ट को क्या किया गया था? नियुक्त किया गया था। ठीक है, एक करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ गए थे इसमें कुछ। इलेक्ट्रिक रूम हीटर के काइल, काइल मतलब एलिमेंट होता है, काइल को क्या कहा जाता है? तो मैंने आपको बता ही दिया क्या कहा जाता है। एलिमेंट कहा जाता है, जो कि इलेक्ट्रिक हीटर होता है हमारा, जो रूम में हीटर जो हम चलाते हैं उसके बारे में, जो उसमें काइल जो होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम एलिमेंट के नाम से उसको हम जानते हैं। ठीक है, जीवित जीवों में वंशानुक्रम की इकाई कौन सी है? तो जीवित जीवों में वंशानुक्रम की इकाई क्या है? केंद्रक है, गुणसूत्र या क्रोमोजोम है, या जीन है, या कोशिका है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कोशिका के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कोशिका के अध्ययन को कहते हैं। और मनुष्य में कोशिकाओं की संख्या होती है असंख्य। क्या होती है? असंख्य होती है। और कोशिका की खोज किसने की है? तो रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज। केंद्रक की खोज की बात करेंगे तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। क्रोमो गुणसूत्र की बात करेंगे तो
स्टार्क बर्ग ने क्रोमोसोम की खोज की। मनुष्य में कितने प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं? 46 यानी कि 23 जोड़ी। आप देखिएगा अगर पुरुष की बात करेंगे तो पुरुषों में जो क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं आपके 44 प्लस XY। महिलाओं में जो होते हैं वो कितने होते हैं आपके? 44 XX। XY मिलेगा तो किसका जन्म होगा? पुरुष का जन्म होगा। और XX मिलेगा तो किसका जन्म होगा? तो महिला का जन्म होगा। तो किसका जन्म होगा? आपके महिला का जन्म होगा। ठीक है, तो यही होता है हमारे। तो किसके बने होते हैं? जिन होता है। आपके वंशानुक्रम की इकाई क्या है? जिन है। वंशानुक्रम की बात करेंगे तो आपका आनुवंशिक से संबंधित होगा। आनुवंशिक का जनक किसे कहते हैं? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। और जिन किसके बने होते हैं? तो जिन भाई मेरे डीएनए के बने होते हैं। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। तो डीएनए के बने होते हैं आपके। ठीक है, जिन किसके बने होते हैं? डीएनए के बने होते हैं। निम्नलिखित में से किसका मुक्त होना ओजोन परत के ह्रास का प्रमुख कारण है? ओजोन परत के ह्रास का प्रमुख कारण किसका मुक्त होना है? नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड को हम बोलते हैं CO। क्या बोलते हैं? CO। अगर हम किसी कमरे में अंगीठी जला के रख दें तो उसमें किसकी मात्रा बढ़ जाएगी? तो कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी और मानव का रक्तचाप बढ़ जाएगा, जिसमें उसमें बैठा मानव की क्या हो सकती है? मृत्यु भी हो सकती है। जो हमारे स्प्लेंडर बाइक आपके पास होगी, बुलेट होगी, महाकाल वाली जो बाइक होगी, उन सभी में जो साइलेंसर लगा होता है, जो हमारे 4 व्हीलर वाहनों में साइलेंसर लगा होता है, उसमें कौन सी गैस निकलती है? तो जो वाहन होते हैं, जो चालक वाहन होते हैं, उनके साइलेंसर से कार्बन मोनोऑक्साइड ही निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड ही गैस निकलती है उनसे। तो देखिएगा ओजोन परत आपके किस मंडल में पाई जाएगी? तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। और ओजोन परत संरक्षण दिवस हम 16 सितंबर को बनाते हैं। ओजोन परत संरक्षण दिवस। तो सूर्य ताप जो होता है, जो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, उनको अवशोषित करने का कार्य करती है ओजोन लेयर। तो कौन सी किरणों को अवशोषित करती है? पराबैंगनी किरणों को। तो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने का कार्य ओजोन परत करती है। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। और समताप मंडल में जो ओजोन परत पाई जाती है उसके लिए संरक्षण दिवस बनाया जाता है। किस तारीख को बनाया जाता है? 16 सितंबर को बनाया जाता है। तो ओजोन परत के लिए जो सबसे ह्रास होने का प्रमुख कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे बोलते हैं CFC। क्या बोलते हैं उसे? CFC बोलते हैं। इसके ह्रास का प्रमुख कारण है CFC। ओके, CFC की बात करेंगे तो देखिएगा, एक आपकी बात करें तो ग्रीन हाउस गैस है। कैसी गैस है आपकी? ग्रीन हाउस गैस भी है। तो ग्रीन हाउस गैस सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबल है वो कार्बन डाइऑक्साइड, फिर जलवाष्प, और उसके बाद अगर हम कहेंगे तो CFC को ही कह सकते हैं। मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड भी आपकी ग्रीन हाउस गैस है। तो ये सब ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन आपका अगर इसमें आंसर आपके ओजोन परत के क्षरण के लिए सबसे रिस्पॉन्सिबल क्या होती है? तो सबसे रिस्पॉन्सिबल होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, अगला है कि एक पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? दीपा मलिक, भावना पटेल, अवनी लेखरा या बोले अरुणा सिन्हा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली विकलांग महिला कौन है? अरुणा सिन्हा है। ठीक है, जब एक ट्रेन पे एक बार बैठी थी तो इन्होंने भारत को दिखाया कि बिना पैरों के भी दुनिया पर चढ़ा जा सकता है, राज किया जा सकता है। तो माउंट एवरेस्ट पर पहली विकलांग महिला बन गई आपके चढ़ने वाली। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट पर पहली महिला बताइएगा, जो विकलांग महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, उन्हें कहते हैं अरुणा सिन्हा। तो एक रेल दुर्घटना जब हुई थी तो इनके क्या हुए थे? दोनों के दोनों पैर क्या हुए थे? कट गए थे वहां पर, क्योंकि जब इन्हें वहां के लुटेरों ने जब फेंका था तो उधर से दूसरी ट्रेन आ गई थी, इस कारण के दोनों पैर चले गए थे। ये आपके उत्तर प्रदेश में शाहजहानपुर डिस्ट्रिक्ट की ये घटना है। और अवनी लेखरा इसका राइट आंसर होगा। स्वर्ण पदक जीतने वाली पैरा ओलंपिक में पहली महिला भी कौन है? अवनी लेखरा है। और इस प्रश्न का आंसर भी क्या होगा?
अपनी लेखरा ही होगा। ठीक है, कहना भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, वित्त मंत्री या लोकसभा? तो देखिए, भारत के नियंत्रक व महालेखा की बात करेंगे तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 148 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? 148 के अंतर्गत आता है। इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। कौन नियुक्ति करते हैं? राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। और बात करें यूनाइटेड किंगडम से कैग के पद को लिया गया, इसे शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक को अगर हम बात करें तो क्या बोलते हैं? CAG यानी कि कैग बोलते हैं। ठीक है, तो 148 में कैग है। इसी प्रकार एक प्रश्न होता है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। किस आर्टिकल के अंतर्गत करते हैं? तो आर्टिकल नंबर 76। ऐसे राज्य में एक पद होता है जो राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, तो राज्य का अधिवक्ता या बोल सकते हैं राज्य का महाधिवक्ता। इसकी नियुक्ति आर्टिकल नंबर 165 के अंतर्गत की जाती है। और कौन करता है? तो स्टेट की बात है तो कौन करेंगे? आपके राज्यपाल करेंगे। कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे। तो इसका आंसर आपके राष्ट्रपति। ये देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता नहीं, भारत का सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है, राज्य का कानून अधिकारी होता है। और आपके नियंत्रक व महालेखा परीक्षक है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ये यूनाइटेड किंगडम से लिए गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस बात। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष अधिकतम कितने वर्षों के लिए कार्य कर सकता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अधिकतम कितने वर्षों के लिए कार्य कर सकता है? 5 वर्षों के लिए कार्य कर सकता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, अधिकतम 5 वर्षों के लिए। कितने बिट्स एक बाइट के बराबर होता है? तो कितने बिट्स एक बाइट के बराबर होता है? तो 8 बिट्स जो होते हैं वो आपके एक बाइट के बराबर होते हैं। तो संग्रहण में जो मापा जाता है उसके लिए बाइट्स का प्रयोग करते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, इस प्रश्न का डिटेल नहीं बताया। लोकसभा अध्यक्ष अधिकतम कितने वर्षों तक रह सकता है? 5 वर्षों तक रह सकता है। भारत में लोकसभा की सीटें पहले 552 थी, लेकिन अब 2 सीटों को हटाकर 550 हो गई हैं, जिसमें इलेक्शन जो होता है वो कितने पर होता है? आपके 545 पर होता है। ठीक है, 545 पर इलेक्शन होगा। तो सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा हैं? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें 38 हैं। उसके बाद अगर बात करेंगे तो दूसरा महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटें 48 हैं। और उसके बाद अगर बात करेंगे तो 42 सीटें आपके वेस्ट बंगाल में हैं। तो सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें कहां पर हैं? तो सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें आपके उत्तर प्रदेश में हैं। दूसरे नंबर पर आपके कहां पर हैं? महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, वेस्ट बंगाल में आपकी 42 सीटें हैं लोकसभा की सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखें कि लोकसभा की सीटों की संख्या जो है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर है। ठीक है, और लोकसभा का जो अध्यक्ष हैं, जो पहले अध्यक्ष हैं लोकसभा के, उन्हें कहते हैं हम जीबी मालवणकर। किस नाम से जानते हैं उन्हें? जीबी मालवणकर के नाम से जानते हैं, तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा एक अस्थायी सदन है, इसे कभी भी भंग किया जा सकता है। अस्थायी सदन है, इसे कभी भी भंग किया जा सकता है। और इसका जो शासनकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। कितने वर्ष तक रहेंगे? 5 वर्ष। इसका इलेक्शन लड़ने के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। तो मिनिमम कितने वर्ष की आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। इसका इलेक्शन लड़ने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष की आयु आपकी होनी चाहिए। ठीक है, इसका हमने देख लिया। एक बाइट के बराबर होता है, तो 8 के बराबर होता है। ठीक है, कितने के बराबर होता है? आपके 8 के बराबर होता है। ठीक है, तो आज की श्रृंखला यहीं तक। आपको श्रृंखला कैसी लग रही है बताइएगा जरूर। ये हमारा पार्ट नंबर 11 है। लगातार बने रहिएगा तो देखिएगा आरओ में आपको ज्यादा मेहनत नहीं, यहीं से आपका एक सिलेबस कवर हो जाएगा जितना भी जीएस का है। यूपी पैट के लिए तो हम लगातार प्रिपेयर कर ही रहे हैं। और इन सभी क्वेश्चनों को पढ़ने के बाद
आपको देखिएगा यूपी पीसीएस में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि जहां पर भी आपको जीएस पूछी जाती है वहां पर आपके कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए क्लास लेंगे जल्द ही, आपकी जुलाई की करंट अफेयर्स को समाप्त करेंगे, जुलाई के बाद सितंबर, अगस्त, अक्टूबर तक पढ़ेंगे, मई का भी करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, जून का भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप सभी लोग अच्छे से जुड़िएगा, आप पूरी की पूरी कंप्लीट वीडियो वॉच करिएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, आप लोगों को एक मकसद मिल जाएगा पास होने के लिए। और ज्ञान जीएस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दोबारा फिर से मिलेंगे। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।